ऑफ शेयर्स, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया था कि अंडरराइटर्स क्या होता है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है और अंडरराइटिंग कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक, शेयर्स के लिए 5% था और डिबेंचर्स के लिए 2.5% होता है। अब आगे एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करते जाते हैं। ठीक, अब एक एक कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला पार्ट, अब यहाँ पर आप जो भी काम अंडरराइटर थ्रू करने वाले हो, ये एक अंडरराइटर एक सिंगल पर्सन हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है। ये हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था, तो मैं लास्ट क्वेश्चन में ये सब एक्सप्लेन कर लिया था। अभी यहाँ पर हमने कोई काम हमारे शेयर्स का इश्यू करने का किसी अंडरराइटर को दे दिया है, तो अंडरराइटर की तरफ से हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी। अगर वहां पर एक से ज्यादा अंडरराइटर है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से अंडरराइटर की तरफ से कौन सा एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव्ड हुआ है। करेक्ट, मतलब अंडरराइटर पब्लिक को रेफर करेगा और पब्लिक एप्लीकेशन करेगा, तो ये कौन से अंडरराइटर थ्रू हमारे पास आया है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर एक स्टैम्प बेयर होता है, स्टैम्प किया जाता है कि ये कौन से अंडरराइटर की तरफ से आया है। तो अगर ए की तरफ से आया तो ए का स्टैम्प उस एप्लीकेशन के ऊपर होगा, बी की तरफ से आया तो बी का स्टैम्प उस एप्लीकेशन के ऊपर होगा। तो उन एप्लीकेशंस को बोला जाता है मार्क एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन फॉर्म बेयरिंग द स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर। मतलब उस एप्लीकेशन के ऊपर अंडरराइटर का एक पर्टिकुलर स्टैम्प होगा, उस स्टैम्प के ऊपर से हमें पता चलेगा कि कौन से अंडरराइटर की तरफ से आया हुआ है। करेक्ट, तो मार्क एप्लीकेशन उसे बोला जाता है। किसी अंडरराइटर ने अगर 50,000 शेयर्स इश्यू करने का काम लिया है, किसी ने 30,000 का लिया है, किसी ने 20,000 शेयर्स इश्यू करने का काम किया है, तो कौन से अंडरराइटर की तरफ से कौन सा एप्लीकेशन हमारे पास आया है ये हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके ऊपर उस पर्टिकुलर अंडरराइटर का एक स्टैम्प वहां पे लगाया जाता है, तो हमें पता रहेगा कि ये अंडरराइटर की तरफ से आया हुआ है या डायरेक्टली आया हुआ है। कोई पब्लिक हमें डायरेक्टली एप्लीकेशन करता है, वो किसी अंडरराइटर थ्रू नहीं आया होता है। करेक्ट, अगर हम कोई प्रॉपर्टी किसी 2-4 एजेंट्स को बता के रखें कि हमें सेल करनी है, तो हमें पता तो है कि ये कौन से एजेंट की तरफ से आया है, कि डायरेक्ट ये कस्टमर हमसे अप्रोच हुआ है। करेक्ट, तो उसी तरह से यहाँ पर उस एप्लीकेशन को एक मार्क किया जाएगा, ये कौन से अंडरराइटर की तरफ से आया है या डायरेक्टली कस्टमर मतलब पब्लिक की तरफ से हमारे पास रिसीव्ड हुआ है। ठीक, तो ऐसे एक दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर अनमार्क एप्लीकेशन, जिसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। अगर एप्लीकेशन के ऊपर मार्क है तो उसे बोला जाएगा मार्क एप्लीकेशन, और अगर कोई भी मार्क उसके ऊपर नहीं है, कोई भी स्टैम्प उसके ऊपर नहीं है, तो उसे बोला जाता है अनमार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे कोई भी स्टैम्प उसके ऊपर नहीं रहेगा। ऐसे दो एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव्ड होने वाली है, एक मार्क एप्लीकेशन एंड सेकंड थिंग अनमार्क एप्लीकेशन। ठीक, सो मार्क एप्लीकेशन एंड अनमार्क एप्लीकेशन, जिसके ऊपर मार्क होता है कोई अंडरराइटर का तो उसे मार्क एप्लीकेशन बोला जाएगा, और अगर पब्लिक ने डायरेक्टली हमसे अप्रोच किया है, डायरेक्टली हमारे पास एप्लीकेशन दिया है, किसी अंडरराइटर थ्रू अगर नहीं आया है, तो वहां पर उसे बोला जाएगा अनमार्क एप्लीकेशन। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, फुल अंडरराइटिंग। फुल अंडरराइटिंग मतलब हमारे कंपनी के सारे शेयर्स उस अंडरराइटर ने लिए हैं इश्यू करने के लिए। When the entire issue is underwritten, such underwriting is called या फिर is termed as full underwriting। अगर सारे शेयर्स इश्यू करने का 100% शेयर्स, हमारे अगर 1 लाख शेयर्स मार्केट में इश्यू करने हैं, तो अंडरराइटर ने पूरे 1 लाख शेयर्स इश्यू करने का काम हमसे लिया रहेगा, तो उसे बोला जाएगा फुल अंडरराइटिंग। करेक्ट, 100%। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ कंपनी डिसाइडेड टू मेक पब्लिक इश्यू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 each, which is entirely underwritten by PQRS
इक्वली। तो सबने ये काम लिया इक्वली, मतलब 25,000, 25,000, 25,000 एंड अगेन 25,000। ऐसे चारों ने ये काम अगर लिया है पूरे शेयर्स इशू करने का, तो उसे बोला जाता है फुल अंडरराइटिंग। एंड सेकंड पार्ट आता है पार्शियली अंडरराइटिंग, मतलब टोटल पार्ट उन लोगों ने इशू करने के लिए नहीं लिया है। टोटल 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 80,000 शेयर्स इशू करने का काम अंडरराइटर्स ने लिया है, मतलब पूरा 100% उन्होंने नहीं किया है, 80,000 ही इशू करने का काम लिया है, तो उसे पार्शियली अंडरराइटिंग बोला जाता है। When only a part of issue is underwritten, पार्ट ऑफ इशू मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से कोई पार्ट उन लोगों ने इशू करने का अगर काम लिया रहेगा तो उसे बोला जाएगा पार्शियल अंडरराइटिंग। फुल अंडरराइटिंग एंड पार्शियल अंडरराइटिंग। क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा कि सारे शेयर्स इशू करने का काम लिया है या पार्ट लिया है। सो फुल एंड पार्शियल अंडरराइटिंग। वन मोर पार्ट, सोल्ड अंडरराइटिंग। सोल्ड अंडरराइटिंग मतलब यहाँ पर हमारे सारे शेयर्स इशू करने का जो काम है कोई एक पर्सन ने लिया होगा, कोई एक पर्सन ही ये सारे शेयर इशू करने का काम करने वाला है, तो उसे बोला जाता है सोल अंडरराइटिंग। When the issue is underwritten only by one underwriter, करेक्ट, कोई एक अंडरराइटर अगर शेयर्स इशू करने का काम करने वाला है तो उसे बोला जाता है सोल्ड अंडररिटन या सोल्ड अंडरराइटिंग। जॉइंट अंडरराइटिंग हमने अभी देखा, सोल्ड अंडरराइटिंग जिसमें सिंगल पर्सन यहाँ पे काम करने वाला है। जॉइंट अंडरराइटिंग मतलब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा पर्सन या दो से ज्यादा अंडरराइटर यहाँ पर आके हमारे कंपनी के शेयर्स इशू करने वाले हैं, उसे जॉइंट अंडरराइटिंग बोला जाता है। When the issue is underwritten by 2 or more underwriter, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा अंडरराइटर होते हैं, उस टर्म को यहाँ पर बोला जाएगा जॉइंट अंडरराइटिंग। कोई एक पर्सन है तो सोल्ड अंडरराइटिंग, अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन है तो वहां पर बोला जाता है उसे जॉइंट अंडरराइटिंग। ठीक, वन मोर पार्ट, फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, केयरफुली सुनिए। हमारे कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं जो PQRS ने इक्वली पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम हमसे लिया है। ठीक, एग्रीमेंट हमने कर दिया, तो यहाँ पर चारों अंडरराइटर्स A, B, C, D या फिर PQRS जो हमने नाम पहले लिखे थे, तो PQRS ये इन लोगों ने 1 लाख शेयर्स इशू करने का काम हमसे लिया है। ये तो सारे वो पब्लिक को इशू कर देंगे, और जो इशू नहीं हो पाएगा मतलब जितने शेयर्स रिमेनिंग रहेंगे उतने सारे शेयर्स कौन लेगा? अंडरराइटर। ये तो उनका लायबिलिटी हो गया, वो तो उनको लेना ही है क्योंकि एग्रीमेंट होता है उस तरह से। तो अगर कुछ शेयर सेल आउट नहीं हो पाए और रिमेनिंग कुछ रहे नीचे, कुछ बैलेंस शेयर्स रहे, तो उस बैलेंस शेयर्स को परचेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? उस अंडरराइटर का। हमने PQRS सबको 25,000 इशू करने का काम दिया था, उसमें से सपोज P ने पूरे शेयर्स इशू कर दिए, Q ने 22,000 कर दिए, R ने पूरे शेयर्स इशू कर दिए, S ने 23,000 कर दिए। तो जो बचे हैं P तो नहीं लेगा, Q और S दोनों बचे हुए शेयर्स टेक ओवर करेंगे। ये तो उनको लायबिलिटी हो गया उनका, ये उनको कंपलसरी लेना रहेगा। बट फर्म अंडरराइटिंग मतलब जब हमने उनको 25,000 ईच सबको शेयर्स इशू करने का काम दिया था, तो पब्लिक को इशू करने के पहले ही उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस 25,000 में से मैं खुद कितना लूंगा। आफ्टर इशू नहीं है, मतलब पब्लिक को देने के बाद बचेंगे तो वो तो लेने वाले हैं, बट इशू करने के पहले उन लोगों ने क्या किया कि 25,000 में से P ने डिसाइड किया कि इसमें से 2,000 मैं लूंगा। ठीक, मतलब पब्लिक को डिमांड कितना करेगा? पब्लिक को ऑफर कितना देगा? सिर्फ 23,000 के लिए, क्योंकि 2,000 तो उसने खुद ने ले लिया ना, ये उसने खुद ने लिए हुए शेयर से, उसको जबरदस्ती नहीं लेने पड़े। जबरदस्ती कब लेने पड़ेंगे? जब कुछ उसके पास से इशू नहीं हो पाए तो बैलेंस शेयर्स उसको तो लेने हैं, बट ये इशू पब्लिक को इशू करने के पहले ही 25,000 में से उसने डिसाइड कर लिया कि इसमें से 2,000 मैं खुद ले लूंगा। तो ये तो उसका खुद ने लिया हुआ डिसीजन।
और हो सकता है 25,000 में से 2,000 तो उसने ले लिए, इट इज कॉल्ड फॉर्म अंडरराइटिंग। तो 23,000 उसने पब्लिक को ऑफर किए, बट उसमें से 22,000 ही पब्लिक को इशू कर पाया, तो बचे कितने तब 1,000। तो ये 1,000 भी उसे लेने पड़ेंगे, तो ये 1,000 उसका लायबिलिटी हो गया, बट 2,000 उसने खुद ही लिए थे, तो ये फर्म अंडरराइटिंग हो जाता है। तो फर्म अंडरराइटिंग अलग बात है और लायबिलिटी अलग बात है जो उनको लेने पड़ने वाले हैं। तो फर्म अंडरराइटिंग के बारे में कुछ है देख लेते हैं। इन फर्म अंडरराइटिंग द अंडरराइटर एग्रीज टू सब्सक्राइब a certain number of shares and debentures। शेयर्स डिबेंचर्स में से कुछ सर्टेन नंबर खुद लेने वाले, irrespective of the nature of public response to issue of securities। पब्लिक के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट उनको जो लायबिलिटी लेनी पड़ती है वो अलग बात होगी, बट अगर पब्लिक को ऑफर करने के पहले ही वो खुद ही कुछ शेयर्स उसमें से लेने वाले हैं, तो उसे बोला जाता है फर्म अंडरराइटिंग। ठीक, मतलब लायबिलिटी तो उसका क्रिएट होगा अगर उसने सारे शेयर्स पब्लिक को इश्यू नहीं कर पाया। 25,000 में से 2,000 उसने खुद ने डिसाइड किया था, तो 2,000 हो गया फर्म अंडरराइटिंग, और 23,000 में से अगर कुछ वापस रिमेनिंग रहेगा तो भी उसे ही लेना पड़ेगा, तब उसे फर्म अंडरराइटिंग नहीं बोला जाएगा, दिस इज अ लायबिलिटी। ये फर्म अंडरराइटिंग अलग बात हो गया जो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था शेयर्स परचेस करने के लिए। क्लियर? यहाँ पर ये सारे हमने अलग अलग कंसेप्ट देखे कि फर्म अंडरराइटिंग क्या है, सोल अंडरराइटिंग क्या है, जॉइंट अंडरराइटिंग क्या है, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, ये अलग अलग कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखे हैं। तो ये थ्योरी पार्ट था, आपके थ्योरी क्वेश्चन में आपको ये कुछ पूछ सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसे आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, जिससे आपको ये याद रहेगा कि हमने इस कंसेप्ट के बारे में क्या लिखा है। जब आप लिखेंगे तो आप रीड भी तो करते हो ना, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाता है धीरे धीरे। ओके, तो कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये कंसेप्चुअल पार्ट जो था ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये आपको कल पता चल जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। टेक केयर, बाय।